क्या कॉस्ट आती है? लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि रॉयल एनफील्ड की बाइक परचेज कर रहा है तो यार इस पे खर्चा होगा मोटा, जिस हिसाब से ये तो है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप नॉच सर्विस है कि इस बाइक को आप चप्पल में नहीं चला सकते। जो लो वेट ज्यादा है फिर बाइक छोड़नी पड़ेगी आपको। अच्छा। तो हाईवेज पे कई बार होता है कि अगर एक पेट्रोल पंप आपका स्किप हो गया तो नेक्स्ट में दिक्कत हो सकती है आपको। हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं ओनरशिप रिव्यू। आज हमारे पास में है रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650। देखो ऐसा है ना कि हम लोग चाहे जितना भी रिव्यू कर लें लेकिन असली रिव्यू ना ओनर ही दे सकता है। और आज हमारे पास में इंटरसेप्टर है और इसके ओनर है राम भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो राम, हम तुमसे डिटेल में बात करेंगे इस बाइक के बारे में, जो लोग प्लान कर रहे हैं और उनको परचेज करनी चाहिए या नहीं, सर्विस के बारे में क्या प्रॉब्लम्स रही हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। और हम ये कहेंगे ये जो रिव्यू है ना एकदम जेन्युइन होना चाहिए। जो भी है, आपने जो भी फेस किया है वो आप बताएंगे। तो सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 लेने का प्लान क्यों हुआ और इसको कब परचेज किया था? जो मैंने ये बाइक है ये एग्जैक्टली मैंने 2000 अभी क्या 2020 मैंने खरीदी थी। हाँ, तो मतलब लगभग चौथा साल स्टार्ट 11 फरवरी को मैंने खरीदी थी, मुझे डेट याद है, 11 फरवरी को एग्जैक्ट मैंने खरीदी 2020। तो हाँ, तो ये आपका 3 साल 8 महीने के आसपास, 3 साल 7 महीने, 3 साल 8 महीने हो चुके हैं इसको। ठीक है। और रीजन क्या था खरीदने का? रीजन क्या था कि एक्चुअली मैं एक छोटी बाइक चला रहा था, उस समय मेरे पास पल्सर की 135 LS थी और मुझे एक बड़ी बाइक पे स्विच करना था। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा बाइक्स का उस समय मतलब टेस्ट राइड ली थी। मैंने जो आपकी क्या बोलते हैं क्लासिक 350 थी उसकी टेस्ट राइड ली थी, ड्यूक 390 की टेस्ट राइड ली थी मैंने, और आपकी और भी 2-3 बाइक्स थी जिनको मैंने चला के देखा था उस समय। और भी क्लासिक बाइक्स काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, आपकी एक बेनले की आई थी 400 करके, इंपीरिया करके। तो सारी बाइक्स की मैंने टेस्ट राइड ली थी। बट जो स्मूथनेस इस बाइक में थी, मतलब पंच तो काफ़ी बाइक्स थी जिसमें आपको मिल रहा था 390 में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेशन मिल रहा था, बट जो स्मूथनेस इस बाइक में मिल रही थी, पहली ये बाइक थी मैंने जो एक मतलब जो बोलते हैं ना एक डुअल सिलेंडर में आपकी आती है, तो फर्स्ट बाइक थी डुअल सिलेंडर की जो मैंने ट्राई की थी। और चाहे वो आपकी 40 की स्पीड में मैं चला रहा हूँ चाहे 90 की स्पीड में चला रहा हूँ, तो मैंने एक बड़ा मतलब राउंड मारा था बाइक की टेस्ट राइड में, तो मेरे को बहुत मज़ा आई थी चलाने में। मतलब काफ़ी अच्छा एक परफॉर्मेंस भी मिल रहा था, एक लग रहा था कि हाँ जब मैं एक्सेलरेशन थ्रॉटल ले रहा हूँ तो एक मज़ा आ रही है, किक मिल रही है। और साथ ही जो स्मूथनेस थी वो तो मतलब एकदम माइंड ब्लोइंग, एक फील आ रहा था कि हाँ कि मैं एक्चुअली में एक बहुत अच्छी मशीन चला रहा हूँ। मतलब टेस्ट राइड लिया उसके दीवाने हो गए? मैं एकदम दीवाना हो गया था। अच्छा। मैंने तो सोचा था कि अब कोई और बाइक मुझे लेनी नहीं, मुझे यही बाइक लेनी, बल्कि मेरे बजट से बाहर भी जा रही थी। कितने रुपए की परचेज किया था उस समय? उस समय मेरे को ये 3,20,000 रुपए की पड़ी थी ऑन रोड। 3,20,000 की। आज के टाइम पे ये लगभग कितने रुपए की आ रही होगी? आज के टाइम पे ये लगभग 370 के आसपास आ रही है। 3,70,000, लगभग 3.25 लाख रुपए के आसपास में इसकी कीमत हो जाती है। तो अभी तक कितने किलोमीटर चला चुके हैं ये भी हमारे व्यूअर को बता दीजिए। मैं 26,000 प्लस चला चुका हूँ। 26,000 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ। और कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं इसकी? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, बट वो लोग बोलते हैं कि 10,000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस कराइए, साल में एक बार कराइए। बट मैं 5,000 पे इसकी सर्विस कराता हूँ 5,000 पे और अगर कहीं मुझे कहीं टूर करने जाना है तब भी मैं कराता हूँ, तो करीबन 6 या 7 सर्विस तो इजिली करा चुका हूँ मैं। चलिए बात सर्विस की आगे, तो हम सर्विस से शुरू कर लेते हैं। क्या कॉस्ट आती है? लोगों के दिमाग में ये रहता है ना कि रॉयल एनफील्ड की बाइक परचेज कर रहा है तो यार इस पे खर्चा होगा मोटा, जिस हिसाब से ये हाथी है उस हिसाब से इसको खिलाना भी बड़ा महंगा है। तो क्या ये सच्चाई है? थोड़ी सी तो कॉस्टली पड़ रही है, डुअल सिलेंडर है इसमें, और आपका जो इंजन ऑयल है वो भी मेरे ख्याल से 3 लीटर से ज्यादा इसमें आता है, तो थोड़ा पड़ता है कॉस्टली। अगर आप फ्री सर्विस करा रहे हो तो ये 4,000 के आसपास आपको सर्विस कॉस्ट आ जाएगी इसकी। 4,000 रुपए फ्री सर्विस पे? हाँ, 3,500-4,000 के आसपास आ जाएगी। अगर क्योंकि फ्री सर्विस में भी थोड़े बहुत चेंजेस तो आपको कराने ही पड़ते हैं। कभी आपने जैसे इंजन ऑयल के साथ आपका ब्रेक ऑयल भी पड़ रहा है, ये सारी चीजें, इंजन ऑयल भी काफी आपका पड़ रहा है। और अगर आप नॉर्मली मैं कराता हूँ तो मेरे को 6 से 7,000 के आसपास पड़ी जाती है इसकी सर्विस। पेड सर्विस में? पेड सर्विस, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कभी क्लच वायर चेंज करा लिया, कभी ब्रेक वायर चेंज करा लिया, कभी आपके जो ब्रेक शूज होते हैं वो चेंज कराने पड़ गए। मतलब 26,000 किलोमीटर में ये सारी चीजें करानी पड़ गई आपको? मैंने एक बार चेन स्पॉकेट का क्या हाल है? एक बार चेंज कराया, चेन स्पॉकेट भी चेंज हो मैंने कराया था चेन स्पॉकेट चेंज इसका 21,000 किलोमीटर पे। 21,000 किलोमीटर 21,000 पे कराया था मैंने। तो मतलब सर्विस कॉस्ट एक मोटा मोटा 7,000 रुपए के आसपास अगर वो जाएगा तो, लेकिन 10,000 किलोमीटर की रेंज भी कंपनी दावा करती है। चलिए, और सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है रॉयल एनफील्ड के साथ में?
सर्विस एक्सपीरियंस मेरा सो है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम टॉप नॉच सर्विस है, बट जो प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ वो लोग रिजॉल्व कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग इसकी सर्विस रहती है रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर्स पे, थोड़ा सा टाइम वो लोग ज्यादा लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अच्छा। कि अगर उन्होंने 2 घंटे में बाइक देने वाली है तो 2 घंटे में नहीं 4 घंटे में देते हैं। अच्छा। बट जो प्रॉब्लम्स मैं बताता हूँ वो अच्छे से इंटरटेन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। तो और ऐसा कभी हुआ है कि पार्ट का इशू हुआ हो कि यार पार्ट ही नहीं मिल रहा है, ये मुझे चाहिए? तो स्टार्टिंग में होता था, स्टार्टिंग में जिस टाइम मैंने ये बाइक ली थी उस टाइम रॉयल एनफील्ड की ये बाइक बहुत ज़्यादा फेमस नहीं थी, बहुत लोगों के पास नहीं थी, तो इसका क्लच वायर और ब्रेक वायर जल्दी नहीं मिलता था मुझे। अच्छा। जब भी मुझे कहीं टूर पे भी जाना होता था तो मैं सोचता था कि एक एक्स्ट्रा रख लूं, बट मुझे 2021 तक तो कहीं नहीं मिला। अच्छा। 22 के बाद मिलना स्टार्ट हुआ, वरना हमेशा कहते थे अभी क्लच वायर अवेलेबल नहीं है, ब्रेक वायर अवेलेबल नहीं है। इवन मैंने बाहर जाके भी 2-3 जैसे मोपेड हाउस हो गया, ऐसे 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे भी कोशिश की, बट वो लोग बोले कि वो मंगाना पड़ेगा, अभी है नहीं, बट अब मिल जाता है। अब मिल जाता है। और राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब अगर आप सिटी में राइड कर रहे हो तो आपके लिए कैसा है, लोगों को क्या फीडबैक दोगे? और फिर हम आते हैं लॉन्ग राइड के लिए कैसी है। पहले तो सिटी राइड के लिए क्या है? सिटी राइड के लिए मतलब एक जो क्वालिटी होती है राइड की वो तो जबरदस्त है। मैंने आपको बताया कि मतलब मैं तो इतना ज्यादा खुश रहता हूँ कि मेरे पास और भी बाइक्स हैं, बट सिटी राइड के लिए मैं यही बाइक चूज करता हूँ। प्रॉब्लम क्या आती है कि इस बाइक को आप चप्पल में नहीं चला सकते। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि चप्पल में लेके बाइक निकल जाएंगे, उनके लिए बाइक नहीं है। इंजन बड़ा है और हीट करता है, क्योंकि लिक्विड कूल नहीं है, एयर कूल्ड इंजन है, आपका ऑयल कूल इंजन है, तो हीट अच्छा खासा करता है। अगर आपने चप्पल में चलाया या शॉर्ट्स में सोच रहे हैं तो अच्छे खासे दाग पड़ सकते हैं पैरों पे। तो वो चीज है, शूज में आप चलाइए, बहुत है, हीट होती है, बट इतनी नहीं होती कि आपको दिक्कत होने लग जाए। बड़ा इंजन है, हीट हो रही है, अगर आपने 5 मिनट भी गाड़ी चला ली है तो हीट हो जाती है इंजन में, बट वो हीट उतनी ही मैनेज रहती है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। और ट्रैफिक में भारी भरकम बाइक है, ट्रैफिक में इसको कंट्रोल करना, ट्रैफिक में निकालना, बाइक को हैंडल करना, वो कितना चैलेंजिंग है? हैंडलिंग बाइक की एक्चुअली वेट के हिसाब से काफी अच्छी है। एक तो इसका इंजन जो है ना वो थोड़ा सा नीचे साइड में है, आप देखोगे ऊपर साइड से बाइक थोड़ी सी पतली है, नीचे से हैवी है, तो इसका जो ग्रेविटी पॉइंट है वो काफी नीचे है, तो उतनी जल्दी डिसबैलेंस बाइक नहीं होती है। लेकिन जैसा कि बताऊं कि सीट हाइट इसकी ठीक ठाक है, इंजन बड़े होने की वजह से पैर थोड़े दूर रखने पड़ते हैं आपको इंजन से, तो अगर शॉर्ट हाइट है आपकी तो डिसबैलेंस हो सकती है। और लंबी हाइट है तो उतनी ज्यादा, मतलब मुझे लगता है 5-10 के ऊपर हाइट वालों के लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली इसमें, उससे कम हाइट वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादा डिसबैलेंस हो गई तो वेट ज्यादा है, फिर बाइक छोड़नी पड़ेगी आपको। अच्छा। नहीं तो ट्रैफिक में इसको हैंडल कर पाना आसान है, मतलब आप ट्रैफिक में इजीली ले सकते हो। शार्प टर्न जैसे यू टर्न आपको शार्प मारना है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेट ज्यादा है बाइक का, आपको आगे पीछे करने में प्रॉब्लम होती है। बट ऐसे जब तक आप बाइक के ऊपर हो तब तक बाइक बहुत इजीली मैन्यूवर होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग राइड की। जो लोग लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं भाई, उनके पास 600 सीसी की बाइक है, बड़ी बाइक है, तो लॉन्ग राइड करना सही है या नहीं है? लॉन्ग राइड में इस बाइक में 2 दिक्कतें आती हैं। वैसे देखिए इंजन वाइज बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ से दिल्ली गया, मतलब मैंने लॉन्ग राइड्स की है, मैं यहाँ से चक्राता गया हुआ हूँ, दिल्ली गया हूँ, चोपता गया हूँ। मतलब ये जो जिस किलोमीटर की बात कर रहे हैं वो 500 प्लस ही है। हाँ, त्रिहुणी मतलब जो भी है, मतलब 500 से लेकर 1300 किलोमीटर वन साइड मैंने कई बार किया हुआ है इस पे। ठीक है, तो बाइक में एक्सपीरियंस वाइज आपको दिक्कत नहीं आ रही। दिक्कत आती है सीट की। इसकी जो सीट है वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। मतलब आप देख रहे हो थोड़ी सी नैरो सीट है, तो अगर आप ज्यादा देर इस पे बैठते हो तो ये थोड़ी सी अंदर धंसने शुरू हो जाती है। उसके बाद आपको प्रॉब्लम होती है, यहाँ से काफी ज्यादा पतली है तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी बैक में प्रॉब्लम होती है। तो इन केस अगर आप सीट को थोड़ा सा कस्टमाइज करा लो, आप देखोगे काफी ज्यादा इंटरसेप्टर वाले जो होते हैं ओनर्स, उन्होंने सीट को चौड़ी करा रखी है यहाँ से, जैसे बुलेट की सीट्स आती हैं, तो वो कंफर्टेबल हो जाती है। बट मुझे थोड़ा सा लुक, क्लासिक लुक ज्यादा पसंद है, तो मैंने वो कराया नहीं। बट इस टाइम पे एक सीट आपकी आई हुई है जो रिब्ड में आती है, वो सुना है मैंने कंफर्टेबल है, मैंने कभी चलाया, उसको लगाया नहीं, मेरा प्लान है उसको लेने का। अच्छा, जब आप सीट तो अनकंफर्टेबल आप कह रहे हो, इसके अलावा बैक पेन या शोल्डर पेन? नहीं, वो सब नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हो कि हैंडल काफी ज्यादा अपराइट है और मेरी हाइट भी लंबी है, तो थोड़े हाथ भी लंबे हैं मेरे, तो मेरे को कभी इस बाइक में शोल्डर पेन या बैक पेन कभी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ इकलौती प्रॉब्लम जो मुझे हुई है वो बट पेन से हुई है, कि सीट्स की वजह से। और किसी भी चीज में लॉन्ग राइड में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि इस बाइक में कुछ एडिशन होना चाहिए था। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे आपकी तो हाइट है 86 है ना, 6 फीट, जो जिनकी हाइट थोड़ी कम है उनके लिए क्या कहोगे आप? राइजर आते हैं,
यहाँ पे आप राइजर्स लगवा सकते हो, काफी सस्ते आते हैं, थोड़े से हैंडल और ज्यादा ऊपर हो जाएंगे, तो मैनेजेबल है। लॉन्ग राइड के लिए अच्छी बाइक है, काफी अच्छी बाइक बनी हुई है ये, क्योंकि जैसा हैंडल स्टाइल से आप देख पा रहे हो कि लॉन्ग राइड के लिए ये ऐसे हैंडल्स दिए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सीट्स को छोड़ के और कहीं पे भी छोटी हाइट वालों के लिए लॉन्ग राइड में कोई प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ा सा रेंज का भी प्रॉब्लम आता है। अच्छा, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी अच्छी नहीं है। हाँ, क्योंकि फ्यूल इकोनॉमी मुझे लगता है कि वो लोग क्लेम करते हैं 27-28 के आसपास, बट ये आपको अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हो तो आप जाहिर सी बात है 100 पे तो नहीं चलाओगे जब आपके पास 650 है। तो जब आप काफी हायर स्पीड पे जा रहे हो, 120 प्लस में जा रहे हो, तो ये 20-22 से ऊपर आपको माइलेज नहीं देती है। अच्छा। और 13.5 के आसपास इसका पेट्रोल टैंक है, तो आपको 300 से कम ही मिलता है। कभी मैंने 300 इस पे कंप्लीट नहीं किया एक टैंक में, हमेशा 250 के आसपास आके रुक जाती है, 250-260 के आसपास रुक जाती है। तो हाईवेज पे कई बार होता है कि अगर एक पेट्रोल पंप आपका स्किप हो गया तो नेक्स्ट में दिक्कत हो सकती है आपको। अच्छा, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए, फिट एंड फिनिश की, कहीं अभी तक 3-4 सालों में कहीं कोई लगाओ कि यार ये क्या बना दिया है या यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसा कुछ? थोड़ी सी दिक्कत है। पेंट स्कीम काफी अच्छी आप देख पा रहे हो, अभी भी मतलब इसको थोड़ा वॉश कराना है, बट पेंट 4 साल होने वाले हैं, बट अभी भी शाइन है पेंट में, तो पेंट वर्क इसका अच्छा किया गया है। प्रॉब्लम कहाँ पे आई है कि जो छोटे पार्ट्स हैं इसके, जैसे कि इसका ये जो फ्यूल कैप है, 1 साल बाद इसकी जो रबर है वो खराब हो गई थी, तो लीक होने लगा था, और उसके बाद वो रबर मिलती भी नहीं है कहीं पे। तो बोल रहे थे कि पूरा लॉक चेंज होगा, लॉक चेंज होगा, तो ये भी लॉक चेंज होगा, ये भी लॉक चेंज होगा, ये भी लॉक चेंज होगा। हाँ। तो मुझे मार्केट के बाहर एमके डिजाइन करके कोई है, उनके यहाँ मुझे मिल गई, तो वो 800-900 की पड़ी, तो हो गया चेंज, बट वो चीज इतनी जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा आप अगर साइलेंसर्स पे देखोगे एग्जॉस्ट में, तो यहाँ पे आपका इसका जंग लग रहा है, यहाँ पे साइलेंसर्स जो हैं एग्जॉस्ट हैं, ये हिस्सा आपका थोड़ा सा जंग लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो एग्जॉस्ट जहाँ से इंजन में जुड़ता है थ्रोटल बॉडी में, वहां पे आपका देख रहे हो यहाँ पे रस्टिंग आ रही है। तो ये रस्टिंग का इशू थोड़ा है, क्योंकि हम लखनऊ में जैसा कि रह रहे हैं, यहाँ पे एनवायरमेंट इतना ज्यादा आपका ऐसा नहीं है। हाँ, कि बहुत ज्यादा बारिश होती हो या बहुत ज्यादा ठंड होती है। और मैं टाइम पे बाइक अपनी क्लीन भी करता रहता हूँ, बट इसके बाद भी अगर थोड़ा सा हो रहा है तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो मेटल की जो क्वालिटी है क्रोम की, इसको थोड़ा सा और अच्छा उनको करना चाहिए था। ये रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी। ओके, तो आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली। आप क्या कहोगे, आज के टाइम पे अगर कोई लेना चाहता है रॉयल एनफील्ड की 600 सीसी में कोई बाइक परचेस करने चाहता है, तो क्या आप कहोगे कि वो इसके साथ में जाए या फिर ना जाए? क्या आप कहोगे? मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा लिटरली अगर वो एक राइड को एंजॉय करना चाहता है, तो अभी भी 4 लाख के अंडर में ये बेस्ट मशीन है। मुझे नहीं लगता 4 लाख के अंडर में, मैंने लगभग सारी ही बाइक्स चलाई हैं, चाहे आपकी डोमिनार हो गई, 390 हो गई, अपाचे आरटीआर हो गई, या जोंटेस भी आई थी, सारी बाइक्स चलाई हैं। बट जो राइडिंग क्वालिटी इस बाइक की है, जो फील आपको मिलती है बाइक चलाते समय, वो कोई और बाइक मैच नहीं कर सकती। तो राइड क्वालिटी वाइज इस बाइक को आप अनमैच समझ लो, कि मुझे लगता है अंडर 4 लाख दिस इज अ बेस्ट इंजन यू कैन गेट। बाकी लुक्स का अपना अपना है, अगर ओल्ड क्लासिक लुक किसी को पसंद है तो बेस्ट है, नहीं तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो आई होप ये आपको ओनरशिप रिव्यू पसंद आया होगा। बाकी ये थे हमारे साथ में राम, थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।